Hello everyone, very good morning all of you and welcome to the fourth lecture of current affairs. Yes guys, international current affairs के अंदर हम लोगों का first chapter है international and national affairs. In the first three lectures we were done with the international affairs. हम लोगों ने international bodies पढ़ ली थी, ठीक है. कौन सी bodies हमारी complete हो गई ये बताएंगे जरा, help करेंगे. Which all bodies are we done with? Oh hello, IMF, ASEAN, BRICS, SAARC, G20 and BIMSTEC. Yes, तो हमारी सारी इंटरनेशनल बॉडीज हो गई राइट फ्रॉम IMF टू BIMSTEC. नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर द यस इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स के अंदर इट्स टाइम टू स्टडी द नेशनल बॉडीज. इंडिया लेवल की क्या बॉडीज है. अब तक जो हमने पढ़ा ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ी थी, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन, सार्क, G20 एंड व्हाट नॉट. अब बारी है कि इंडिया में कौन सी बॉडीज है जो इंडिया के स्टेट ऑफ अफेयर्स मैनेज करते हैं, इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है. क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमें इज्जत मिलेगी जब हम नेशनल लेवल पे कुछ स्ट्रांग करते हैं. तो कुछ कंसेप्ट्स आपने सुने हैं ऑलरेडी, कुछ कंसेप्ट्स नए हैं. लेट्स चेक इट आउट. द वेरियस national bodies that we have to study in a curriculum are yes. इसमें से कौन से कंसेप्ट्स हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में कवर कर चुके हैं, कोई आइडिया बताओ तो जरा. नहीं, ऑल नहीं, ऑल इज अ रॉन्ग आंसर. ICSI हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है. ये तो हमारे मम्मी पापा है रे. ICSI तो हमारी मम्मी है, इसके बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. ये तो हमें पढ़ना ही चाहिए. इट्स अ नेशनल बॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यानी खुद का इंपॉर्टेंस हमारे अपने कोर्स में एटलीस्ट एक बार पढ़ना है कि हम इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है. यानी CS बन जाओगे अगर, ये अगर बोलना जरूरी है क्या? हाँ, CS जब बन जाओगे तो एट हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है नेशन बिल्डिंग में, हाउ इट इज अ नेशनल बॉडी, हमें ये पढ़ना पड़ेगा. So we move on and we start with नीति आयोग. मुझे पता है हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके एक बार, बट इसमें कैसा है ना 70% बॉडी सेम है, 30% चीजें नहीं है. चलो तो क्विज ले लेते हैं. जब ऑलरेडी आपने नीति आयोग पढ़ा है तो क्विज ले लेते हैं हम लोग. टेल मी, गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ नीति. नीति का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ. सॉरी, नीति का फुल फॉर्म समझ नहीं आ रहा कुछ. नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द क्विज. द क्वेश्चन इज टेल मी, नीति आयोग के पहले क्या था. नीति आयोग के परफेक्ट आंसर. उनको बोलो, ठीक है, उनको बोलो फेल करके दिखाए, ठीक है. नीति आयोग, ठीक है. टेल मी, नीति आयोग के अंदर, ठीक है, नीति आयोग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को हम लोग एक साथ लाते हैं इंडिया के लिए बदलने के लिए. उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं. नीति आयोग गिव्स अस द, वेरी गुड जय, वेरी गुड. द आंसर इज नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चलो ठीक है, काफी यार तुम लोगों ने दिल पे ले लिया. मैंने कहा बताओ ये आंसर, बताओ वो आंसर, तो एकदम आंसर दिए गए. चलो, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. लेट्स मूव अहेड. गुड स्टार्ट टू द मॉर्निंग. एकदम पढ़ के आते हो क्या तुम लोग क्लास के लिए? कुछ तो बोलो रे. सो पेज नंबर 10 ऑफ करंट अफेयर्स, पेज नंबर 10. नेशनल बॉडीज अमंग्स्ट अदर्स आर नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. हमारे मम्मी पापा. तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं नीति आयोग. लेट्स टर्न द पेज. नीति आयोग, द नीति आयोग प्रीकर्सर. ये व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के पहले, ठीक है. सर कैसे पता चलता है आपको ये इस वर्ड्स का मतलब? ये को मेरे को बचपन से नहीं आते, दिमाग लगाया जाता है इस पे, ठीक है. प्रीकर्सर, इसमें आ गया एक वर्ड प्री. प्री यानी क्या? पहले का. सो
द नीति आयोग्स प्रीकर्सर द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950. यानी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश, यू ब्रिटिशर्स, यू ऑल नो दैट. तो उसके बाद जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग होश में लगे. पहले तो एक साल हमने बहुत सेलिब्रेट किया, और फिर हम लोग होश में आने लगे. तो हमें पता चला कि यार कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट और इंडिया का प्रोग्रेस. तो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, एंड प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रेजोल्यूशन विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन. यानी जो चीफ था, चेयरपर्सन, यानी मीटिंग में जो फाइनल वोट होगा, जो फाइनल से होगा, वो प्राइम मिनिस्टर का होगा. दैट इज कॉल्ड एज द चेयरपर्सन. जैसे हमारे घर में कौन सा चैनल चलेगा टीवी पे, आई होप कि आप सबके घर पे एक ही टीवी है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. ठीक है, ज्यादा होंगे तो यू आर अल्ट्रा रिच. तो अगर हम लोग बात करते हैं कि घर पे टीवी चैनल कौन सा चलेगा, किसकी चलती है घर पे, जल्दी बताओ, तुम बताओ. घर पे घर टीवी चैनल कौन सा चलेगा? हाँ, यानी जो भी चलेगा, अगर तुम्हारी चलती है तो टीवी चैनल को लेके घर पर तुम चेयरपर्सन हो. ठीक है, दैट्स द डेफिनेशन, दैट्स द मीनिंग ऑफ चेयरपर्सन. तो यानी जब मीटिंग होगी प्लानिंग कमीशन की, तो प्राइम मिनिस्टर वाज द वन हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. उसकी फाइनल वर्ड प्राइम मिनिस्टर का होगा. द इनिशियल मैंडेट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हैवी इंडस्ट्रीज थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मीन्स फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, उसके लिए वी हैड टू एस्टैब्लिश हेवी इंडस्ट्रीज. हेवी इंडस्ट्रीज यानी क्या? पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाना. ठीक है, उसके बाद स्टील, ऑटोमोबाइल, ये सब हेवी इंडस्ट्रीज है. इसमें आम इंसान इन्वेस्ट नहीं करता. आम इंसान बिजनेस भी करता है तो कौन सा बिजनेस करता है? पटाखे की दुकान लगाता है, वो बेकरी चलाता है. वो ये स्टील प्लांट, ऑयल एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम, फ्यूल, स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री में वो नहीं पड़ता. प्लानिंग कमीशन ने सोचा कि हेवी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा. Then the functions assigned to planning commission were to assess and allocate plan resources, formulate plans and programs for area development, determine implementation methodology, identify resource constraint, यानी कितनी चीजों की कमी है हमारे पास, कौन सी चीजें लिमिटेड है. रिसोर्स कंस्ट्रेंट यानी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? एज ए स्टूडेंट तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? बताओ जल्दी. एज ए स्टूडेंट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? नॉलेज. नॉट बैड, वेरी गुड जय. यार तुम पढ़ने वाले बच्चे लगते हो यार मुझे. का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा ब्रेन. है क्या हमारे पास? अबे हेलो, ओए है क्या तुम्हारे पास? आधे लोग सोच रहे मम्मी को पूछ के आता हूं, रुको. ओके, सो guys, brain and time is the most important resources that we have. brain and time. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ब्रेन और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हम दोनों इसमें से कौन सा वेस्ट करते हैं? हम इसमें से सर ब्रेन हम लोग दिमाग चला ही लेते सर, लेकिन टाइम हम वेस्ट कर लेते. खिड़की की तरफ देखते हैं ऐसे 2-2 घंटे, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा हूं, मजा आ रहा है. तो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो गवर्नमेंट के पास कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसके बारे में देखना पड़ेगा हमको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. रिसोर्स कंस्ट्रेंट यानी कौन सी चीजों की कमी है. जस्ट अ मोमेंट. देन द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1950 टू 2014. ओए 1950 से 2014 तक, 1950 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन चला. और इन्होंने कितने प्लान्स बनाए? दे हैव मेड 12 5-year प्लान्स. प्लानिंग कमीशन ने दे मेड कितने? 12 5-year प्लान्स. उन्होंने 12 5 years प्लान बनाए. और फिर नीति आयोग आया, उसके बाद हमें प्लानिंग कमीशन की जरूरत नहीं पड़ी. द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द क्लोजर ऑफ प्लानिंग कमीशन फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑन 15th August 2014. बाय द वे, वेयर इज रेड फोर्ट? वेयर इज रेड फोर्ट? दिल्ली. यस. तो वहां से अनाउंस किया कि प्लानिंग कमीशन को अब हम लोग बंद कर रहे हैं, और हम लोग प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं?
प्लानिंग कमीशन की जगह उन्होंने लाया नीति आयोग। मेरा दावा है, मेरा वादा है तुमसे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। नीति आयोग के पहले विच कमीशन, विच एजेंसी वाज द प्रीकर्सर ऑफ नीति आयोग? आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू का गोल्ड है ये, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नीति आयोग का मेन काम क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग इट्स रिफॉर्म एजेंडा। ओए, एजेंडा इन्हें क्या होता है बताएंगे जरा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एजेंडा? हाँ, पर्पस। ठीक है, पर्पस। हम लोग करना क्या चाहते हैं? जैसे तुम लोग इस क्लास में आते हो, क्या एजेंडा है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, सुबह 10 बजे कुछ करने को होता नहीं है, आप थोड़ी हंसी मजाक कर देते हो, जीवन में अच्छा लगता है, लॉकडाउन में अच्छा समय कट रहा है 1 घंटे के लिए कम से कम, तो आ जाते हैं हम लोग। ट्रू और फॉल्स? बड़ा फॉल्स बोल रहे हो तुम। एजेंडा क्या है तुम्हारा? एजेंडा बता। हमें पढ़ना है यार। वहां हमारे लोग, हमारे जो दोस्त हैं, वो पूरा टाइम पास की दुनिया है, कुछ कर नहीं रहे हैं, और यहां पे हम पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी लेके, सही है क्या? मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? ओए हेलो, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? यहां पे हम लोग पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, ये हमारा एजेंडा है। चलो, पर्पस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इन रिफॉर्म एजेंडा। रिफॉर्म इन्हें क्या? रिफॉर्म इंडिया को बदलना, ट्रांसफॉर्म इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यही एजेंडा है। हमको भारत को बदलना है। मित्रों, हमें भारत को बदलना है, एक नए भारत का उगम करना है। नीति आयोग का यह काम था। नेक्स्ट, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इट्स रिफॉर्म एजेंडा, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है इंडिया का, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। कितने बार सिखा रहे हैं? ये 5वीं बार सिखा रहे हैं वो एक ही कंसेप्ट। दिस वाज डन इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। एस्पिरेशंस यानी क्या रे? व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरेशंस? एस्पिरेशंस? नो, नेवर हर्ड दिस वर्ड। आज कौन ऐड नहीं हो पा रहा है? हाँ, वेरी गुड निशांत। एस्पिरेशंस यानी एक्सपेक्टेशंस। डू वी एक्सपेक्ट अ बेटर लाइफ? डू यू एक्सपेक्ट अ बेटर लाइफ? क्या कहते हो? पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। तुमने कितनी बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, हमारे जमाने में। सुना था तुमने ऐसा? हमारे जमाने में, यानी तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल तुमसे दिक्कत होगी कि तुम्हारे पास 5-5 शू है या 7-8 पेयर्स है फुटवेयर के। बिल्कुल तकलीफ होगी तुम्हारे पेरेंट्स को इस चीज से। और फिर वो धीरे से कहते हैं कि हमारे जमाने में हमने 10वीं तक चप्पलें नहीं देखी थी। गाइस, वो जमाना गया जब पेस्ट के साथ अगर आप ब्रश करते हो तो तुम्हारा स्वैग होता था। वो जमाना गया। अब हमारे इंडियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। सो एस्पिरेशंस यानी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ इन अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन. So this was done in order to better serve the needs and aspiration of people of India. An important evolutionary change from the past, Niti Aayog acts as the quintessential platform for the government of India to bring state to act together in national interest and hereby fosters cooperative federalism. So basically हम लोग चाहते क्या है इसमें? नीति आयोग में ये कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट कंट्रीब्यूट करे और एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट किसका हो? इंडिया का हो. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हर स्टेट कंट्रीब्यूट करके इंडिया को आगे बढ़ाएगा. इस चीज की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम लोग ने बार बार पढ़ा है. पढ़ते हैं. सो नीति आयोग में हम लोग ये पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारी स्टेट्स को इंडिया के लिए लड़ना पड़ेगा और एक साथ कोऑपरेट करके इंडिया को ऊपर लाना पड़ेगा. मूविंग अहेड, Niti Aayog established in 2015 in was one of Indian democracy's youngest institution
and it has been entrusted with the mandate of reimagining the development agenda by dismantling old style central planning. यानी बेसिकली ताना मार रहे हैं, किसको ताना मार रहे हैं? ओल्ड स्टाइल किसको बोल रहे हैं लोग? ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल ये लोग बोल रहे हैं बेचारे प्लानिंग कमीशन को। हाँ, प्लानिंग कमीशन को बोल रहे हैं ओल्ड स्टाइल। तुम लोगों को क्या आता है बे? बुढ़ाओ लोग, तुम लोग निकलो यहां से। हम लोग डिसमेंटल करना चाहते हैं और इंडिया का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंडिया का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वी वांट टू डिसमेंटल द ओल्ड स्टाइल, ठीक है। नीति आयोग से हम लोग, नीति आयोग इज वन ऑफ द यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडियाज डेमोक्रेसी, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नीति आयोग, यस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। इट इज द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग is the youngest institution in the democracy. So it has been entrusted with the mandate of reimagining of the development agenda by dismantling old style central planning. The Niti Aayog was mandated to foster cooperative federalism, evolve a national consensus on developmental goals, and define reforms agenda, acts as a platform for resolution of cross-sectoral issues between central and state government, capacity building to act as knowledge and innovation hub. सो नीति आयोग में हम लोग थिंक टैंक बना रहे, ठीक है, हम लोग थिंक टैंक बना रहे, ऐसे जबरदस्त लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे जो इंडिया को सही में डेवलपमेंट की राह पे ले जाए। सो इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज मैंडेट फॉर अ नेसेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड अ ह्यूज मैंडेट फॉर अ नेसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेसेंट? नेसेंट यानी क्या, बताएंगे जल्दी? नेसेंट मतलब नया, कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ा एजेंडा था सॉल्व करने के लिए। कोई भी नीति आयोग, ये रिलेटिवली 2014 में ये डेवलप हुआ, तो ये बहुत 2015 में ये एस्टैब्लिश हुआ, तो सिर्फ तुम लोग एक नए इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 11, मिड पैरा। नीति आयोग इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो कहता हूं ये जो लाइन है ना, ये लाइन को तो स्टिकी नोट बना के यहां चिपका दो तुम कि नीति आयोग थिंक टैंक है, नीति आयोग थिंक टैंक है, ये टैटू करवा लो यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स while designing strategic and long-term policies and programs for the government of India. Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center एंड द स्टेट्स। तो किस थिंक टैंक है नीति आयोग? जब थिंक टैंक है तो इसका काम ही है कि गवर्नमेंट को इनपुट्स देना, गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ठीक है। गाइस थोड़ा सा क्रूशियल है, एक बार देख लो इसको। All right, we move ahead. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, एक मिनट थोड़ा देख लो तो ये फोटोग्राफ और मुझे बताओ कौन कौन नजर आ रहा है तुमको, बताओ जरा कौन कौन नजर आ रहा है। ये नीति आयोग की मीटिंग है क्या? लेकिन ये बताओ पहले तो, पहला सवाल ये, क्या नीति आयोग की मीटिंग है? कैसे? अबे टीम इंडिया लिखा है वहां पे, क्रिकेट टीम की मीटिंग चल रही है वहां, नीचे लिखा है, बराबर पढ़ा करो सर, चश्मे से दिखता नहीं तुमको। टीम इंडिया 5th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग, ठीक है, जून 15, 2019 को दिल्ली में ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं था, देखो तो जरा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं नहीं रहूंगा क्या मीटिंग में? पागल हो तुम लोग। अच्छा सॉरी जोक सपाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सॉरी नहीं मोदी जी को नहीं हटाएंगे हम लोग। क्या पहचान के नजर आ रहे हैं लोग? कुछ लोग पहचान के दिख रहे हैं, देखो तो जरा, देखते हैं। ये नागपुर से कोई है क्या? नागपुर से? ये राजनाथ कोविंद, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, ऐसे नाम का कोई है ही नहीं, ठीक है। जी हाँ, अरे सुनो रे, अरे अमित शाह जी, गडकरी जी,
मोदी जी ऐसा बोला करो, तुम लोग अमित शाह है, अरे वो देख मोदी है, तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलता था क्या वो? चलो आगे बढ़ते हैं। लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बच्चों को क्या सिखाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग एज ऑन February 3rd 2020, दैट्स द डेट। फरवरी 3 2020 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो नीति आयोग में ये लोग थे मौजूद। चेयरमैन श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। फुल टाइम मेंबर श्री वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वीके पॉल। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी ये लोग दूसरे मिनिस्ट्री में भी होते हैं, दूसरी जगह के चेयरमैन होते हैं। तो दूसरी जगह के चेयरमैन जो भी होते हैं वो अपने आप काफी कमिटीज में अपने आप आ जाते हैं, उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। श्री राजनाथ सिंह, जिसको काफी लोगों ने राजनाथ कोविंद बोला, अरे प्रेसिडेंट का नाम मिक्स कर दिया तुमने, जाने दो। श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। श्री अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। देखा क्या तुमने कैसे श्री श्री ऐड किया जाता है, और तुम क्या कहते हो, वो देख अमित शाह नजर आ रहा है वहां पे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। श्री अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। श्रीमती, सुना है कि तुमने ये नाम? यस जी, मैडम यहां मौजूद है। श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है ये जो भी चेंजेस होते हैं आरबीआई की पॉलिसीज में वगैरह वगैरह, तो निर्मला जी हमें बताती है। एंड श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ओए नरेंद्र सिंह तोमर है, मोदी जी नहीं है वो। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। ये सब लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं नीति आयोग के। अभी अभी एज ऑन 3rd February, जिस दिन ये नोट्स बने उस दिन तक ये लोग मेंबर्स थे। उसके बाद स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल इनवाइटीज कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। श्री थावर गन गहलोत, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री पीयूष गोयल, सॉरी पीयूष नहीं होता है वो, पीयूष होता है। श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री राव इंदरजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमिताभ कंत, ठीक है। अब काफी लोग ऐसा पूछेंगे कि सर इतने सारे नाम याद रखने हैं क्या? एक बात बताना चाहूंगा आपको, इन सब में से इन्हें आपको काफी सारे नाम सभी और भी पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा एक मार्क के लिए, इतनी सारी चीजों में से क्वेश्चन आएगा एक मार्क के लिए। अब मैं चाहूंगा कि आप जज करो कि 1 मार्क के लिए हमने इतनी मेहनत करनी है क्या। एज अ स्टूडेंट मैं आपको मेरा अप्रोच बताता हूं, मैं एज अ स्टूडेंट मैं आपको मेरा अप्रोच बताता हूं। एज अ स्टूडेंट मैं नहीं सोचता कि मैं 200 में से 100 मार्क्स लेके आऊं, 101 शगुन के 101 मार्क्स लेके आऊं और पास हो। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं ऐसा स्टूडेंट कभी था नहीं। मैं हमेशा चाहता था कि मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूं। आपकी स्कूल डेज की हिस्ट्री चाहे कुछ भी आई हो, शायद आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, शायद मैं कह रहा हूं, अगर होंगे तो वी आर लकी टू हैव यू। हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी ना रही हो स्कूल डेज की हिस्ट्री, ऐसा होता है काफी स्टूडेंट्स के साथ। बट ट्रस्ट मी गाइस, 12th के बाद एक नई लाइफ शुरू होती है जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना एक्सेल करोगे, ऐसा फंडा है। आपने भी देखा होगा काफी लोग 10th तक 12th तक कुछ नहीं होते और फिर अचानक से अच्छा करने लगते हैं। स्कूल डेज में जो लोग अच्छा करते हैं वो लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग सोचते हैं सब आसान है, सब हम कर लेंगे। जो लोग कम परसेंटेज वाले होते हैं उन लोगों को पता है यार अब तक तो अपन ने कुछ नहीं किया है, बट अब करना पड़ेगा, मुझे अब करना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है तो एक एक मार्क के लिए लड़ना है। इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता तो इसके स्टिकी नोट्स बनाता, इसके रनिंग नोट्स बनाता और इसको ऐसी चीजें इनको रोज पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके वो 1 मार्क के लिए लड़ता मैं, ठीक है। तो सिंपल है, रैंक लाना है तो ये सब लर्न करो, रैंक नहीं लाना है तो बस मेरी क्लास अटेंड करो, आपको काफी नॉलेज आ जाएगा। पास तो तुम हो ही जाओगे, वो तो मेरी क्लास में करवाई दूंगा तुमको। चलो, रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग। रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग, एक बात बताओ, तुम्हारी डिस्कशन करते हैं। ओए हेलो, आर यू विथ मी? ये एक बात बताओ,
तुम्हारे घर में आपके घर में क्या आप रेलेवेंट है? क्या आप रेलेवेंट है? यानी सही में तुम्हारे घर पे तुम्हारे मायने हैं कि नहीं यार, जानवी घर ही नहीं है, निशांत नहीं है घर पे? क्या अगर तुम नहीं रहे तो क्या मॉम डैड को तकलीफ होती है? यस और नो? क्या इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हारा रेलेवेंस है? क्या सही में क्या काम के हो तुम? बताओ जरा, क्या काम के हो तुम? कैसे सवाल पूछ रहे हो? बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। वेरी गुड। फ्रिज की बोतल भरना, वेरी नाइस। और कुछ? खुद के कपड़े खुद धोना और चक्की से आटा लाना, ठीक है? ये तो वेरी गुड अनुराग। ग्रोसरी लाना, वेरी गुड। तो कैसा है ना, तुम्हारा भी रेलेवेंस है। देखो, हमारी इज्जत कम है लेकिन है हमारी इज्जत। एम आई राइट? हमारी इज्जत है, हाँ बोलो। हाँ, सो रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये हम लोग कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हर स्टेट एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश करे। द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग लाइक हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया एटसेट्रा, which give performance based ranking of states across various verticals to foster a spirit of competitive federalism। मैं क्या कहता हूं, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्या कहता हूं? कंपटीशन। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ठीक है, कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। दिमाग था मुझे, और समृद्धि वेलकम, दिमाग था मुझे, लेकिन मैं सच्ची बताऊंगा, आज मैं जो भी हूं, ठीक है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता लाइफ में अगर मेरे क्लास में नेहा, निखिल, अमर और आरशी, अगर ये 3-4 लोग नहीं होते तो मैं शायद यहां नहीं होता जहां मैं हूं। क्योंकि मुझे फर्स्ट रैंक मेरा आया था एक बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसके बाद मेरा कभी फर्स्ट रैंक नहीं आया। लेकिन नेहा का, पहले निखिल का आता था कुछ सालों तक, फिर नेहा का फर्स्ट रैंक आने लगा, तो 10 तक नेहा ही फर्स्ट आई, ऐसा सीन हुआ। मुझे इन्हें लड़कों का वैसे ही रहता, ज्यादा पढ़ते नहीं हम लोग, एम आई राइट लड़कों? लेकिन कैसा था ना, एग्जाम जिस दिन टाइम टेबल आता था उस दिन ओके, सो क्या हो गया कि दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? वेरी नाइस। तो क्या हो गया, ये कंपटीशन के चलते नेहा, निखिल, अमर, आरशी, ये समझ में आता था कि यार अगर टीचर लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, अगर अपना नाम टीचर को पता रहे इतना चाहिए, तो कम से कम पहले 5 में तो आओ, कम से कम पहले 5 में तो आओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये इकलौता रीजन था। अमर, निखिल, नेहा, आरशी, ये 4 इकलौते रीजन थे। सर 4 इकलौते रीजन कैसे होंगे? हाँ यार, जो भी है, ये 4 रीजंस थे मेरे पास कि भाई मैं पढ़ूं, क्योंकि मुझे पता था कंपटीशन में रहना जरूरी है, अपना स्कूल के बोर्ड पे नाम आना चाहिए। दिस वाज द ओनली रीजन व्हाई आई स्टडीड एंड व्हाई आई हैव एक्सेल्ड इन लाइफ। तो आई वुड लाइक टू थैंक नेहा, निखिल, आरशी एंड अमर। सो, और ये सब लोग अच्छा कर रहे हैं आप आज। नेहा इज डॉक्टर, Nikhil works for Facebook in Chicago, Amar is a journalist, and Arshi works for multinational company in Kolkata. So guys, that's the thing of competition. ये रैंक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत आगे ले जाएगी। The various reports of Niti Aayog like Healthy States, Progressive India gives performance-based ranking of states across various vertical to foster a spirit of competitive federalism. What do you mean by the word foster? What do you mean by the word foster? बूस्ट करना, फॉस्टर ने बूस्ट करना। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट स्टेट इन वेरियस सेक्टर्स एंड देन ट्राई टू रेप्लिकेट देम इन अदर स्टेट। तो देखोगे कि कौन सा स्टेट बहुत अच्छा कर रहा है और फिर उनका परफॉर्मेंस कॉपी करने की कोशिश करेंगे। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, it gives better representation of states in this body which facilitate direct interaction with the line ministries, also helps to address issues in relatively
shorter time. So that's cooperative federalism. सबका साथ, सबका विकास, सब लोग एक दूसरे से मिलके इंडिया को स्ट्रांग बनाएंगे. That's cooperative federalism. Then वो तुमने तो देखा ही होगा ना कि वो कौन सी मूवी थी यार, फुटबॉल वाली. फुटबॉल वाली कौन सी मूवी थी? कबीर खान. कबीर खान नहीं, कबीर सिंह नहीं रे, कबीर खान नाम था उसमें शाहरुख खान का. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया देखिए तुमने? हाँ. हॉकी. मैंने फुटबॉल बोला. ये क्रिकेट वालों, क्रिकेट के फैंस का प्रॉब्लम में रहता, उनको दूसरे गेम समझते ही नहीं है. तो हॉकी वाली मूवी में, हॉकी वाली जो मूवी थी चक दे इंडिया, उसमें भी वो सबको बाहर निकालता है. जो भी कहता है मैं पंजाब से हूं, जो भी मैं कहता है कर्नाटका से, उड़ीसा से हूं, वगैरह वगैरह, सबको बाहर निकालता है. वो क्या बोलता है? यू रिप्रेजेंट विच टीम? टीम इंडिया. सो दैट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. यानी उनको, शाहरुख खान को पता नहीं था वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिखा रहे थे उस वक्त, बट दैट वाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. उसके बाद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. नीति आयोग हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस which collects data on performance of various ministries on real-time basis. The data are then used at highest policy making levels to establish accountability and improve performance. Earlier, India had 12 5-year plans, but they were mostly evaluated long after the plan period had ended. Hence, there was no real accountability. Accountability, ये वाला point नया है. नीति आयोग में मैंने आपको accountability वाला point नहीं समझाया अब तक. Accountability यानी आपसे आगे वाली पार्टी उम्मीद कर रही है कि आपने ये करना चाहिए. दिस वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देखो ना, अगर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट ही नहीं होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट ही नहीं होगा, तो आप मेहनत करोगे क्या उतनी? जैसे आपने पेपर दे दिए, पता है चेक नहीं होने वाले, पता है अगर चेक नहीं होने वाले तो छोड़ रहे मूवी की कहानी लिख के आ जाओ पेपर में, खत्म करो मैटर. एम आई राइट? That's accountability, responsibility. Think tank of innovative ideas, that is, new ideas, novel ideas. Novel word अभी कोरोना वायरस से ही पता चला है सबको. नीति आयोग is visualized as a funnel through which new ideas and innovative ideas come from all possible sources. Industry, academia. Industry यानी जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है जैसे रतन टाटा, then academia ये टीचर लोग, then civil society or foreign specialists, and flow into the government system for implementation. Convergence of resolution being a common point for similar issues faced by different sectors, it acts as a convergence points and platform to discuss these issues. Convergence यानी सारी चीजों को एक साथ ले आना. Convergence यानी सारी चीजों को एक साथ ले आना. तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल बिजनेस सेक्टर्स के सारे agendas नीति आयोग कवर करे. So that is, these are the relevant points for नीति आयोग. यानी why नीति आयोग is relevant? These are the various issues. So these were the relevance. These were the relevance of नीति आयोग, and नीति आयोग was in news. And what was the news? Let's check it out. नीति आयोग in news. Page number 12, mid para. Niti Aayog in news. State needs to boost ease of doing business. And the Times of India, dated February 3rd, 2020. State government will now have to accelerate their move on ease of doing business to remove bottlenecks for investors and taxpayer charter, which will help to instill confidence and end harassment. तो जो कैसा है कि बिजनेस करने में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? नहीं, मैंने तो पढ़ाया नहीं है तुमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें हम चाहते हैं, नीति आयोग ने क्या कर दिया, ये टैक्स वाले ना एकदम ही मवालियों जैसा बिहेव करते थे, इनकम टैक्स वाले. तो इनकम टैक्स वाले हरासमेंट कम करें, ऐसा कंसेप्ट लाया नीति आयोग ने. अगर बंदा पैसे कमाएगा तो वो टैक्स भी भरेगा. यू हैव टू बी फ्रेंडली. नीति आयोग ने पहला रेडिकल चेंज करवाया. ये बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक यानी जो भी पॉइंट आता है जहां पे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से डरता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉटलनेक. मस्ट फॉलो अप now that has been done at the levels of state. The economic survey gives the example of, if you want to run a restaurant, you need 43 clearances. ओए, रेस्टोरेंट रन करना है तो कितनी सारी परमिशन चाहिए? 43.
और हम लोग हमारे घर वालों को हम लोग हमारे घर वालों की परमिशन नहीं लेते। हम लोग कैसा बता के जाते घर से? हम लोग ये पूछते कि मैं जा रहा हूं बाहर, मैं जाऊं क्या बाहर, नहीं पूछते हम लोग। हम क्या पूछते हैं? जा रहा हूं मैं, कब आएगा पता नहीं, पता नहीं, आऊंगा तब आऊंगा। हम अपने घर वालों से परमिशन नहीं लेते, गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। वो 43 क्लियरेंसेस, 43 is a lot of number. So the economic survey gives the example of if you want to run a restaurant, you need 43 clearances. In those 43 clearances, I doubt if more than one or two would be at central government level. The rest will be at municipal, state, and that is where the rubber meets the road. Investment climate will be improved now by reforms of state government and ease of doing business as per नीति आयोग. So इतनी सारी compliances है, थोड़ी compliances कम करवाओ और बार बार ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व मत करो. बार बार नीति आयोग ने क्या कहा? जितना हो सके स्टेट गवर्नमेंट पे काम निपटा लो. क्या कहते हो? जैसे हम लोग भी हमारी मम्मी से काफी बार सेटलमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आया और रिजल्ट में थोड़े से मार्क्स डिसअपॉइंटिंग आया, तो हम क्या कहते हैं? मम्मी संभाल लेना. हम लोग बेसिकली मम्मी से क्या कहते हैं? देखो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी मम्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पापा है. देखो स्टेट गवर्नमेंट ना हमारे एकदम नजदीक होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे थोड़ी दूर होती है. तो हम लोग मम्मी को क्या कहते हैं? ए माँ सुनना, देख इस बार पता है मेरे को छक्के पे छक्का आया है, 66.66% आया है मेरे. अगली बार मैं ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, इस बार तू पापा को बता मत कि बहुत कम मिले. तो हम लोग क्या करते हैं? काफी चीजें मॉम लेवल पे सेटल कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाने मत दो बात, फिर कांड ही बड़ा हो गया तो बात अलग है. ठीक है, सही है क्या? ट्रू फॉल्स? काफी लोगों के डैड ठीक है, डैड रिलैक्स होते हैं, मॉम सख्त होती है, तो फिर उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मॉम चली जाती है. चलो देखते हैं. सो दैट इज व्हाट नीति आयोग हैज डन. नीति आयोग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया को थोड़ा सा प्रमोट किया है. सो नेशनल बॉडीज के अंदर कौन सी बॉडी हम लोग कर चुके हैं? नीति आयोग. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थियोरी वाज 80% सेम जो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ चुके हैं. कोई बात नहीं, चलता है, हमारा कंसेप्ट और कंसोलिडेट हो जाता है, रिवीजन हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़े. अब पढ़ेंगे हम हमारी प्यारी रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग के बाद हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. चलो एक क्विज हो जाए. पूछे क्या? क्विज लेना चाहिए क्या? इतने तत्पर हो रहते हो तुम क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, अच्छा टेल मी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंदर बना है? रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. और ये जो स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, ये क्या है रे? व्हाट इज दिस स्लाइड? हाँ, वेरी गुड. आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक. यानी आगे जाके कल जाके किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई बैंक को प्रॉब्लम होती है, तो बेल आउट करने वाली बैंक आरबीआई ही होती है. चलो देखते हैं लास्ट टॉपिक फॉर द डे. आरबीआई, Reserve Bank of India, was established on April 1st, 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934. Guys, बिल्कुल आएगा आपका ये जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा कि आरबीआई कौन से एक्ट के हिसाब से बना है. आरबीआई एक्ट 1935, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सेबी एक्ट 1992. ऐसे आपको बहुत सारे एक्ट्स के नाम दिए जाएंगे, तो आपको रिलैक्स होकर आंसर टिक करके आना है. ठीक है, और हर आंसर को आपको टिक करना ही है. सीएसईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम जय माता सी, चलो सी आंसर करेक्ट, ऐसा नहीं करना. पूरी पढ़ाई करके जाना. ठीक है, आगे बढ़े. The central office of Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor sits and where policies are formulated. So 1937 में ये permanently shift हुआ. We had studied this already. Though originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the government of India. So अगर हम लोग देखें
द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेक्स बैंक इन इट्स प्रियम्बल. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रियम्बल? बताओ तो जरा, प्रियम्बल क्या होता है? नो नो, प्रियम्बल क्या होता है? गाइडलाइन? नो 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 नो, बताता हूं मैं आपको फिर से. नो 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 नो. इसके पहले कि मैं आंसर भूल जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियम्बल एक्ट का वो पार्ट होता है, प्रियम्बल एक्ट का वो पार्ट होता है, प्रियम्बल एक्ट का वो पार्ट होता है जिसमें एक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए होते हैं. प्रियम्बल एक्ट का वो पार्ट होता है जिसमें एक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होते हैं. समझा? प्रियम्बल एक्ट का वो पार्ट होता है जिसमें एक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स. आप जो बता रहे हो वो सर कोड जैसा होता है, वो द वर्ड इट इज नॉट प्रियम्बल, इट इज ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल कोड जैसा होता है, ट्रिब्यूनल. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. द प्रियम्बल, द बेसिक फंक्शन ऑफ एपेक्स बैंक. व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एपेक्स? बताएंगे. एपेक्स यानी क्या? टॉप मोस्ट. एपेक्स यानी टॉप मोस्ट, यानी तुम घर पे सबसे बड़े हो क्या बच्चों में? वेरी नाइस. तो आप एपेक्स नहीं हो, फिर आपके बड़े भैया, आपके बड़े दीदी, वो एपेक्स है. फिर एपेक्स इन ए टॉप मोस्ट. द बेसिक फंक्शन ऑफ एपेक्स बैंक्स इज टू डिस्क्राइब इन इट्स प्रियम्बल एज टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स and keeping of reserves with a view to secure monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. तो इंडिया में कितने नोट छपेंगे, कितने नोट हम लोग आम जनता में बांटेंगे, और हम लोग लोन किस इंटरेस्ट रेट पे इश्यू करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो आरबीआई is here to operate the currency and credit system of the country to its advantage and to have modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objectives of growth. तो गाइस, हमने हमारी करेंसी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम ऐसा बनाना है कि हम लोग स्टेबल भी रहे, हमारे करेंसी का वैल्यू कम भी ना हो, ठीक है, एंड हमारी ग्रोथ भी होती रहे. गाइस, करेंसी का वैल्यू बने रहना चाहिए. क्या कहते हो? क्या इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है? बताएंगे जरा. इंडिया की करेंसी का वैल्यू कम हुआ है या बढ़ा है? आई डोंट नो, यू टेल मी. क्या इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हुई या बढ़ी है? ये है मेरा सवाल. मुझे एक बात बताओ, इंडिया की करेंसी की वैल्यू, मैं जब छोटा था तो सच्ची बता रहा हूं, 10 रुपए में इतना बड़ा डेयरी मिल्क मिलता था, आपको मैं यकीन नहीं करोगे आप. 10 रुपीज में एक काफी अच्छा खासा बड़ा डेयरी मिल्क मिलता था. आज 10 रुपए में क्या मिलता है रे? ये नहीं, हम लोग किसी के बर्थडे में वो चॉकलेट हम लोग गिफ्ट भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा भी नहीं होता वो चॉकलेट. इसका मतलब वो करेंसी का परचेसिंग पावर कम हुआ है. करेंसी का परचेसिंग पावर कम हुआ है. हमारे पैसों की कीमत गिर चुकी है. पहले 10 रुपए का नोट आता था, याद है तुमको? 10 रुपए का नोट आता था, क्या तुमको? हाँ सॉरी, पहले 10 रुपए का सिर्फ नोट आता था. आज 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो उसका चिल्लर हो चुका है. अब 10 रुपए का सिक्का भी आने लग गया. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब करेंसी का वैल्यू कम होगा, नोटों का चिल्लर होता रहेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. ठीक है, तो हमारी रुपए की कीमत कम नहीं होनी चाहिए. पहले 100 रुपए, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए होते थे ना, तो तुम बहुत रिच होते थे, एक जमाना था. और आज 100 रुपए की तो कोई कीमत ही नहीं है. ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी रखना है, और हम लोगों ने इंडिया की ग्रोथ भी करनी है, दोनों.
सो आरबीआई का काम है प्राइस स्टेबल रखना और इंडिया की ग्रोथ करवाना, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, किसी को कोई डाउट? कोई कुछ कह रहा था? नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई इन न्यूज, ये अभी ना कोरोना के कारण तो ये सारे रेट्स अभी कम हो गए, कोरोना के कारण ये सारे रेट्स अभी कम हो गए और ये रेट्स हर 3 महीने में चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो पॉलिसी रेट्स एज ऑन February 3, 2020। अब सुनो, काफी स्टूडेंट्स को परेशान हो जाते हैं कि सर अभी तो ये सारे रेट कम हो गए, हमारे एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम के लिए यही वैलिड है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके एग्जाम के लिए यही रेट्स वैलिड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? और ये रेट कैसा है ना, हर 3 महीने में बदलते हैं। तो फिर अगली जब बैच आएगी तो ये वाले चैप्टर में चेंजेस हो जाएंगे, अगले नवंबर के लिए ये वाले इसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो थोड़ा जो पार्ट है वो बदलते रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्टली 1 साल के लिए एक बुक 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो जो ये चीजें बदलती रहती है, February 3, 2020 के हिसाब से ये रेट्स है, तो फिर समय के साथ ये बदलेगा, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा कम है। लेट्स चेक इट आउट, द वेरियस रेट्स। पॉलिसी रेपो रेट 5, बोलिए। नो, दे विल नॉट डू इट। कैसा है ना, ये जो कंसेप्ट है सीएस के एकदम बेसिक लेवल, ईईटी पे पढ़ना स्टूडेंट के बस का ही नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं। ये सारी चीजें ना, ये पॉलिसी, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग, बैंक रेट, ये सारी चीजें आपको मैं ही पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में जाओगे क्या? यस सर, आवाज में इतना कम कॉन्फिडेंस। सीएस एग्जीक्यूटिव, आरबीआई एक्ट ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, आरबीआई एक्ट, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज सिर्फ आपको ये नाम पता होना चाहिए कि रेपो रेट कुछ होता है, रिवर्स रेपो रेट कुछ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कुछ होता है, ये सिर्फ आपको पता चलना चाहिए, इसलिए आपके कोर्स में ये डाल रखा है। हाँ जी, बोलिए, कोई डाउट? हाँ, आगे बढ़े, चलो। तो ये कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। पॉलिसी रेपो रेट 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 4.9%, and marginal standing facility rate 5.4% and bank rate 5.4%. ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपको ये पूरा समझा सकता हूं, लेकिन ये अभी इस लेवल पे पढ़ने के लायक नहीं है। तो हम लोग ये इसको सिर्फ कि ये वाला रेट, ये नाम हमें नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए सीएसईटी पे, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये चारों कंसेप्ट्स मैं आपको बता सकता हूं, आधी घंटा लगेगा, चारों कंसेप्ट्स आपके समझ में आ जाएंगे, बट इट विल बी द वेस्ट ऑफ योर एंड माई टाइम, ठीक है? अगर किसी को ये जानना ही है, किसी को जानने का मन है, बताओ जरा, तो मैं आपको एग्जीक्यूटिव का वीडियो भेज दूंगा। किसको जानने का मन है? मैं भेज दूंगा, आज एक वीडियो भेज दूंगा मैं तुमको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्स, ओके, रिजर्व रेट्स एज ऑन February 3, 2020, कैश रिजर्व रेशियो 4% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18.25%. तो दैट्स बेसिकली दैट, दीज आर द रेट्स, ठीक है, रिजर्व रेट्स एंड पॉलिसी रेट्स फॉर द रिजर्व बैंक, एंड दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर इश्यूड टू वेरियस बैंक्स। बैंक्स को किसी को लोन देना है तो ये सारे रेट्स का पालन करना होता है, आरबीआई ही देगा ये सारे रेट्स। आगे बढ़ते हैं जी, बोलिए। I cannot deny the fact that they may be asked. जरूर, यानी हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं पूछेंगे, बट पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये बदलते रहते हैं, पूछना तो नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको ये इसलिए दिया है कि आपको ये वर्ड्स पता रहे। तो कैसा है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसका मेमोरी स्ट्रांग है और जो सही में रैंक के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसको भी कवर करना चाहिए। थोड़ा मेहनत कम करो, लेकिन कर लेना जरूर। बट आई डू नॉट रिकमेंड इट कि इतनी सारी चीजें जो बदलती रहती है, लर्न करके कोई फायदा नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग October 2019, जस्ट अ मोमेंट, ड्यूरिंग October 2019, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee slashed key
रेपो रेट फॉर द 5th टाइम इन द ईयर। मैंने क्या कहा, ये लोग इसको बार बार बदलते रहते हैं, 2019 में ही बदला था। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा और नॉलेज दे देता हूं, एकदम लेटेस्ट ज्ञान देता हूं तुमको। कोरोना के कारण आज का मई 28 को मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आज का रेपो रेट है 4%। यानी जब हम लोग तैयारी कर रहे तभी बदल गया ये, तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम के लिए इतना वैलिड है, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। 2019 में 5 बार चेंज हुआ था ये, कि आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलना पड़ता है। In October 2019, the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee slashed key repo rate for the 5th time in the year to boost the demand and private consumption amid an economic slowdown. 2019 में economic slowdown चालू हो गया था और फिर तो कोरोना ने कहर बरपा दिया हम पे। Then, while RBI committee has slashed repo rate by 35 BPS in August policy meeting. BPS सुना सा लगता है कि BPS नहीं सुना होगा तुमने। बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट। 100 बीपीएस 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। 100 बीपीएस 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना परसेंट? 1%। तो उन्होंने कहा है आरबीआई स्लैश रेपो रेट बाय 35 बीपीएस। 35 बीपीएस यानी कितना परसेंट बताएंगे कृपया, जल्दी बताओ। सॉरी यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 0.35। तो आरबीआई जो है वो परसेंट की भाषा नहीं बोलता है, वो बीपीएस की भाषा बोलता है, बेसिस पॉइंट। फॉर्मूला लिख लो कहीं, 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%। 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%। दिस इज द नॉमेनक्लेचर दैट दे यूज। While the RBI committee has slashed repo rate by 35 BPS in August policy meeting, it has reduced the key lending rate by additional 25 BPS. 25 BPS यानी कितना परसेंट बताएंगे जरा? 25 0.25%। हाईफाई हो रहा है क्या बहुत? तुम्हारे बस का लग रहा है या नहीं लग रहा है? ओए हेलो, हैवी तो नहीं हो रहा? ओवरहेड जा रहा क्या? ओवरहेड की है, मैनेजेबल है? व्हाट से? Perfect, very good. The repo rate or the 25 BPS after its latest bi-monthly review meeting. The repo rate or the rate at which RBI lends to the banks have been revised to 5.15% from 5.4%. Likewise, the reverse repo rate has been adjusted to 4.9%. और आज तो ठीक है, चलो आपको मैं आज का असाइनमेंट देता हूं। आप मुझे आज का असाइनमेंट है, आज की क्लास का असाइनमेंट है, आप ये ढूंढ के लाना कि आज टुडे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। सिर्फ यही दो लेके आओ, यही दो, 1 and 2, इतना ही लेके आओ। आज लेके आओगे? ओए हेलो, लेके आओगे? ये आज का असाइनमेंट है आपका कि आज का ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये मार्जिनल सेविंग फैसिलिटी, बैंक रेट वगैरह मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये दो चीजों पे आपको रिसर्च करके आना और मुझे ग्रुप में बताना है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है, ठीक है। और ये सारा काम आप सारी क्लासेस खत्म होने के बाद, ठीक है, बोलने तो दो, पढ़ाने तो दो। असाइनमेंट हम लोग करेंगे 2 बजे के बाद, आपकी क्लास खत्म होने के बाद। So likewise, the reverse repo rate has been adjusted to 4.9%. और जिसको ज्यादा और पढ़ना है, they can visit the website www.rbi.org.in. Alright, so guys, national bodies के अंदर हम लोग कौन सी बॉडीज कर चुके हैं आज, बताएंगे जरा? नीति आयोग एंड RBI. Alright guys, to be honest, ये थोड़ा सा easy था क्योंकि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ चुके थे। Never mind guys, thank you so much for joining with me today. I'm Pawan Gahukar signing off. See you in the next video. Bye bye, take care of yourself.